हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ABR टेक्निकल को तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। आप देख रहे हैं DBMS की सीरीज, और जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंट्रलाइज डाटाबेस की कि सेंट्रलाइज डाटाबेस क्या होता है। और एक्चुअली में जो सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है वो एक डाटाबेस का टाइप होता है, ठीक है। और जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो टाइप ऑफ डाटाबेस का हमारी DBMS के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। इसके बाद आपको सेंट्रलाइज डाटाबेस समझ में आएगा कि सेंट्रलाइज डाटाबेस क्या है, क्योंकि DBMS का जो वीडियो है, एवरी वीडियो एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, तो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सीरीज बाय स्टेप इन वीडियो को देखिए, आपको DBMS बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारी DBMS की सीरीज BR टेक्निकल ट्यूटोरियल पर जाके रीड कर सकते हैं, हमारे नोट को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे प्रीमियम कोर्स को चाहते हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत ही एडवांस टाइप पे बनाया है, तो उसे आप हमारे brtechnical.in पर जाके या हमारे प्ले स्टोर से BR टेक्निकल के ऐप को डाउनलोड करके हमारे DBMS के कोर्स को बाय कर सकते हैं, मात्र सिर्फ 99 रुपए में, जो कि आपके जियो के रिचार्ज के एक छोटे से पैक से भी बहुत छोटा पैक प्राइस है, और आप इसे इजीली कर सकते हैं। DBMS की आपको नीड है, आपको कोर्स की जरूरत है, बुक की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल है, इंजीनियरिंग लेवल की है। आपको जो प्रोग्रामर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो MCQs बेस्ड लेवल की है। अब किस लेवल की बुक चाहिए, आप हमारे BR टेक्निकल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट को विजिट करके भी इसको DBMS की बुक को बाय कर सकते हैं, या हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट रखते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंट्रलाइज डाटाबेस होता क्या है। तो सैंपल सा है, इट इज ए टाइप ऑफ ए डाटाबेस, या क्या है, डाटाबेस का टाइप है। दैट स्टोर इट ए सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम, जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है किस पर, सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम पर। इतना आपको ध्यान रखना है। इट इज ए इट्स टाइप ऑफ ए डाटाबेस दैट ए स्टोर डाटा इट इज सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम। देखिए यह क्या है, डाटाबेस का एक टाइप होता है जो कि डाटा को स्टोरेज करता है किस पर, सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम पर, ठीक है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। इट है कन्फर्म्ड द यूज टू एक्सेस स्टोर डाटा फ्रॉम ए डिफरेंट लोकेशन थ्रू सेवरल एप्लीकेशंस। देखिए क्या करता है, जो कि स्टोरेज डाटा को, देखिए स्टोरेज डाटा को एक्सेस करने के लिए, यानी जो यूजर्स होता है, यूजर क्या करता है, डाटा को, जो स्टोरेज डाटा है उसको डिफरेंट लोकेशन पर, यानी जो सेवरल एप्लीकेशन होती है उनकी डिफरेंट लोकेशन पर इसको क्या करता है, सेवरली एक्सेस कर पाता है। और यह जो एप्लीकेशन होती है क्या करती है, ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, यूजर की डाटा सिक्योरिटी के लिए होती है, ठीक है। जब यूजर क्या करता है, डाटा सिक्योरिटी को एक्सेस करता है, तो यह एप्लीकेशन उसको ऑथेंटिकेशन के लिए कंटेंट करी जाती है, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे सेंट्रलाइज जो डाटाबेस होता है, सेंट्रलाइज जो डाटाबेस होता है वो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, ठीक है। क्या होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी ही को हम कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है, और जो कि क्या कहता है, जैसे कैरीज होती है, यानी सेंट्रल डाटाबेस में क्या होती हैं, एवरी लाइब्रेरीज में कैरीज होती हैं। क्या होती हैं, कैरीज, किसके अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें लाइब्रेरीज होती हैं, और प्रत्येक लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, सेंट्रल डाटाबेस की कैरीज होती हैं। कैरीज की बात करें तो जैसे आप लाइब्रेरीज के अंदर गए होंगे, और दैट आप कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज में लाइब्रेरीज होती है, और लाइब्रेरीज के आप अंदर गए होंगे तो क्या होती है, एवरेज बुक के अंदर बुकों को रखा जाता है। जैसे मान चलिए कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं, अब उन स्टूडेंट के लिए क्या किया गया है, उनकी बुकों को रखा गया है। जैसे अब मान चलिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की जो फर्स्ट ईयर की बुकें हैं वो अलग रखी गई हैं। फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुकें अलग रखी गई हैं, सेकंड सेमेस्टर की बुकें अलग रखी गई हैं। इसके बाद हमारा सेकंड ईयर आता है, तो सेकंड ईयर की बुकें अलग कैरीज में रखी गई हैं, और थर्ड ईयर सेकंड ईयर के जो हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है उसकी बुकें अलग रखी गई हैं, फोर्थ सेमेस्टर की बुकें अलग रखी गई हैं। इसी प्रकार से फिफ्थ की रखी गई हैं, सिक्स्थ की रखी गई हैं, 7 की रखी जाएंगी, 8 की रखी जाएंगी।
तो इस टाइप से क्या होता है, अलग अलग कैरेज में बुकें रखी जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, सेंट्रल डाटाबेस होता है। सेंट्रल डाटाबेस का क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कैरेज होती है सेंट्रल डाटाबेस में, और उन कैरेज में क्या होता है, डाटा स्टोरेज होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में इसका डाटा क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो आई रेट आपको इस समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल आप कॉलेज लाइब्रेरी से ले सकते हैं। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में कैरेज होती है, कैरेज में आपकी बुकेज स्टोरेज होती हैं। सेम टू सेम आपका सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में होता है, और इस डाटाबेस में भी जैसे वहाँ पर बुकें होती हैं वहाँ पर डाटा होता है। बस इतना आपको समझना है। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग एडवांटेज की बात कर लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। तो इसका पहला जो एडवांटेज है और मोस्टली एडवांटेज है कि यह क्या कहता है, डिस्क्रीट कहता है। किसको, जो डाटा का मैनेजमेंट होता है वो उसकी रिस्क को डिस्क्रीट करता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इट हैज ए डिस्क्रीट रिस्क ऑफ ए डाटा मैनेजमेंट, यानी डाटा मैनेजमेंट का जो यहाँ पर रिस्क होती है उसको डिस्क्रीट कर देता है। जैसे कि डाटा के जो मैनिपुलेशन होती है, जो डाटा की मैनिपुलेशंस होती है वो कोर डाटा पर इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, जो डाटा का मैनिपुलेशंस होता है उस टाइम पर जो डाटा का कोर होता है उस पर कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है। यह इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो डाटा मैनेजमेंट है और उसकी जो रिस्क है उसको कैरेट करे, तो फिर तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, ये ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा ये है कि जब डाटा का मैनिपुलेशन होता है तब ये डाटा के कोर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। यही तो सबसे बड़ा बेटर है। यदि डाटा के कोर पर कोई इफेक्टेड पड़ने लगा तो ये डाटा वो खराब हो जाएगा, वो हमारे डाटा किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये डाटा के कोर पर कोई भी इफेक्टेड नहीं डालता है। सेकंड की बात हम लोग यहाँ पर करें तो डाटा कंसिस्टेंसी इज ए मेंटेन एज इट ऑफ द मैनेज डाटा इन ऑफ द सेंट्रल रिपोजिटरी। अब देखिए जो डाटा कंसिस्टेंसी होती है ये बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर लेता है। और यदि डाटा के साथ में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आने लगी तो भैया वो अच्छा डाटाबेस नहीं होता है। वो यही प्रॉब्लम हेरिकल डाटाबेस जैसे डाटाबेसेस में आई और हम लोगों को और नेटवर्क जैसी डाटाबेस की नीड पड़ी, और यही नेटवर्क डाटाबेस में भी प्रॉब्लम आई और हमें जाके किसकी रिलेशनल डाटाबेसेस की नीड पड़ी, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन मकसद है, मेन मुद्दा है जो हम लोगों को सही मायने में पढ़ना है। वो पढ़ना है हम लोग को रिलेशंस बेस्ड डाटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमको पढ़ना है, मेन हमारा मुद्दा यही है। बट हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें इन डाटाबेसेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन डाटाबेस को समझते हुए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही समझेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि कहेंगे सर क्या कहाँ का कहाँ घुमा के ले गए, नहीं, ये टॉपिक भी हमारे RBDMMS से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि RBDMMS के पहले आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके तो आपने एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डाटा कंसिस्टेंसी इज ए मेंटेनेंस, यानी हमारा क्या कहता है, डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेनेंस करता है। इट मैनेज डाटा इन ए सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, और यह क्या कहता है, डाटा को मैनेज करता है सेंट्रल रिपोजिटरीज के अंदर। और यहाँ पर थर्ड नंबर की बात करें तो इट ए प्रोवाइडेड बेटर डाटा क्वालिटी। देखिए क्या करता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाटा प्रोवाइडेड कराता है, जिससे यह इनेबल्स करता है कि इसको ऑर्गेनाइजेशंस को किसके लिए, एस्टेब्लिश्ड डाटा स्टैंडर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि बेटर क्वालिटी का डाटा मिले तो फिर इससे बेटर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, डिसवांटेज नहीं, एडवांटेज है। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी नज़र हम लोग डिसवांटेज पर भी डाल लेते हैं कि इसकी डिसवांटेज क्या है। देखिए इसके कुछ ना कुछ डिसवांटेज होंगे, तभी तो हमें नेक्स्ट डाटाबेस की जरूरत पड़ी। तो ये हमारे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के क्या है, डिसवांटेज है। अब इन डिसवांटेज को आपने सही तरीके से आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें नेक्स्ट डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, यानी जो आगे हम लोग डाटाबेस पढ़ेंगे उस डाटाबेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको डिसवांटेज समझ में आ जाएंगे तो आपको आने वाले जो हम लोग नेक्स्ट डाटाबेस को समझेंगे उसकी नीड समझ में आ जाएगी, हम उसकी जरूरत क्यों पड़ी।
तो जो सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि साइज ऑफ ए सेंट्रलाइज डाटाबेस इज ए लार्ज विच ए इनक्रीज रिस्पॉन्स टाइम्स फॉर फैचिंग डाटा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रलाइज डाटाबेस की साइज होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी होती है, और यदि डाटाबेस की साइज यदि बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे हम कहाँ रखेंगे। हमें रखने के लिए लार्ज मेमोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जो कि क्या है, एक अच्छी बात नहीं है। विच इनक्रीज रिस्पॉन्स टाइम्स फॉर फैचिंग डाटा। और सबसे इसकी बुरी बात ये है कि डाटा को जब हम फैच करते हैं तो फैचिंग के टाइम जो रिस्पॉन्सिंग का टाइम होता है ये इनक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि मान चलिए आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान चलिए आप पटवारी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करते समय आपकी डिटेल्स डाटाबेस से फैच होके आ रही है, तो राउंड घूम रहा है, 1 घंटे हो गया, फिर 2 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा हो गया, फिर 4 घंटा हो गया, फिर 5 घंटा हो गया, तो इससे आप बेटर कहोगे सर मुझे फॉर्म ही नहीं भरना है। तो ये अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या है कि जब फैचिंग के टाइम पे ही रिस्पॉन्सिंग टाइम को इनक्रीज करे तो ये सबसे बुरी बात है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें, इसका सबसे दूसरा डिसएडवांटेज बात करें, इट इज ए नॉट इजी टू ए अपडेट। देखिए, इसको अपडेट करना बहुत इजी नहीं है, बहुत ही टफ है इसको अपडेट करना, तो इसीलिए यह भी एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे कि बात करें जो एक्सटेंसिव डाटाबेस सिस्टम होते हैं उनके मुकाबले में इसको अपडेट करना बहुत इजी नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, एनी आंसर फेलियर अक्योर इंटर डाटा बिल बी लॉस्ट विच बी एंड ए हग लॉस। तो इसका सैंपल मतलब क्या है कि यदि हमारे पास फेलियर के अक्योरेंस, जो सर्वर फेलियर होती है इसके साथ में बहुत कई सारे अक्योरेंसेस हैं, और हम जो डाटा को इंटर करते हैं वो भी लॉस्ट हो जाता है, यानी लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और यानी इन सारे आप डिसएडवांटेज से क्या समझ रहे हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या है, इसके अंदर डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो डाटाबेस की इसकी साइज है बहुत ज़्यादा लार्ज है, डाटा को फैच करने के साथ में इसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता ही जाता है। दूसरी यह है कि इसको अपडेट करना बहुत ही टफ है। तीसरा यह है कि इंटर डाटा को ही लॉस कर देता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को सेंट्रलाइज डाटाबेस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमारी वेबसाइट में जाके हम लोगों को जरूर अपडेट करें, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके हम लोगों को ये जरूर बताएं कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जल्दी मिलता हूं आपको डाटाबेस के नेक्स्ट टाइप को एक्सप्लेन करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।